वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सिद्धार्थ एडटेक के ऊपर। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की ये क्लास है और मैं प्रभात सर आपका हार्दिक स्वागत करते हुए क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, आज ये दूसरी क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की। पिछली क्लास मैंने कल ली थी, उसमें आपको मैंने बताया था कि भाई पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस में क्या अंतर है। तो जैसा कि मैंने वहां डिस्कस किया था आपसे कि भाई पॉलिटिकल साइंस है, उसमें हम विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो वहीं राजनीति राज्य व्यवस्था जो है पॉलिटी है, इसके तहत हम क्या करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के जो सिद्धांत थे, इन सिद्धांतों का किसी भी देश की जो शासन प्रणाली है उसके संचालन के लिए व्यावहारिक इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रकार की कोई शासन व्यवस्था हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, या वहाँ पे ऑटोक्रेसी हो, हर जगह कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। तो ये जो रूल्स का सेट होता है, इनको हम कहते हैं संविधान। तो अब संविधान होता क्या है? तो संविधान एक्चुअल में किसी देश की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान क्या होता है? ये लिखित या अलिखित हो सकता है। इसमें नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, विधियां होती हैं, ठीक है। और ये किसी भी देश का सर्वोच्च या बेसिक जो कानून है वो होता है। इसके अकॉर्डिंग वहां का शासन व्यवस्था संचालित होता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ ऑफ अ कंट्री एंड ऑल अदर लॉज, ऑर्गेनाइजेशंस, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, ये जितनी भी होती है इनमें संविधान की झलक आपको दिखाई देती है। ये हम डिस्कस कर चुके थे। इवन किसी देश की जितनी भी जो संस्थाएं होती हैं, महत्वपूर्ण संस्थाएं, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, या फिर वहाँ की जुडिशरी है, ये भी संविधान के प्रावधानों के तहत गठित की जाती है और संविधान के प्रावधानों के तहत ही इनका संचालन होता है और संविधान से ही इनको शक्तियां वगैरह प्राप्त होती है और इनके कार्य क्षेत्र भी संविधान में परिभाषित होते हैं। तो इस तरह संविधान जो है किसी भी राष्ट्र का मूल कानून होता है, सर्वोच्च कानून होता है, आधारभूत कानून होता है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है, चाहे फिर वो डेमोक्रेसी हो या कोई भी हो। फिर दोस्तों, मैंने आपको बात की थी कि भाई हमारा जो संविधान है, इस संविधान का निर्माण किसने किया? तो एक संविधान सभा ने किया था। अब संविधान सभा के बारे में हमने इतनी बात की थी कि सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने जो स्वराज बिल था उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विचार दिया था। क्या दिया था? आइडिया दिया था, ठीक है। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने पहली बार ये कहा कि भारत का जो संविधान होगा या पॉलिटिकल डेस्टिनी होगी वो स्वयं भारतीयों के द्वारा लिखी जाएगी। ये उन्होंने 1922 में कहा। 1934 में एम.एन. रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय जो कि मार्क्सवादी विचारक थे, उन्होंने पहली बार संविधान सभा की डिमांड रखी थी। तो संविधान सभा की डिमांड पहली बार रखी थी मानवेंद्र नाथ रॉय ने, जबकि इसका विचार सर्वप्रथम दिया था तो बाल गंगाधर तिलक ने। और फिर 1935 में फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, जो स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य पॉलिटिकल पार्टी है, उसने भी दोस्तों डिमांड रखी थी कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाना चाहिए। और इसके 3 वर्ष के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग करते हुए 4 बातें स्पष्ट की थी, जिनके ऊपर मैंने आपसे बात किया था जाते जाते लास्ट में क्लास में। पहली उन्होंने कहा कि देखो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किसकी डिमांड करता है? फ्री एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, कि हम एक स्वतंत्र देश चाहते हैं और साथ ही साथ वो देश कैसा हो? तो वो एकदम लोकतांत्रिक हो। और दूसरी बात कहा कि इस स्वतंत्र भारत की का जो संविधान बनेगा उसमें हम किसी भी तरह का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। और वो किसके द्वारा हो? एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा हो। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली जो है दोस्तों, वो किसके द्वारा बनाया जाए? तो वो एडल्ट सफरेज यानी वयस्क मताधिकार के द्वारा बनाई जाए। तो 4 बात इसमें उन्होंने कही कि देश स्वतंत्र हो, लोकतांत्रिक हो, संविधान निर्माण में बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, और संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी,
और उस सभा का निर्वाचन कौन करेगा? तो उसका निर्वाचन दोस्तों किया जाएगा एडल्ट सफरेज यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर, यानी निर्वाचित होगी वो एक तरह से। फिर ब्रिटिश लोग पहली बार जो संविधान सभा है इसकी डिमांड के बारे में उन्होंने किसके अंदर कहा? तो 1940 में जो अगस्त प्रपोजल आया था, अगस्त प्रस्ताव आया था, इसमें उन्होंने अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। किंतु उन्होंने जब ये बात रखी तो उसमें कहीं भी संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द नहीं लिखा था। ठीक है, इस तरीके से ये संविधान सभा की मांग उन्होंने 1940 के अंदर स्वीकार किया। यहां तक पिछली बार दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन हम जानते हैं कि अगस्त प्रस्ताव के बाद भी हमारे देश में संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये कैसे बनी और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो विस्तार से हम लोग देखेंगे। आप अपना जो पेन और कॉपी है वो लेके आराम से बैठिए और जैसे आपकी क्लास चलती है उसी तरह से ये क्लास आपकी चलेगी और इसमें हर तरह के डायमेंशन को डिस्कस किया जाएगा। तो आज की हेडिंग लिखिए भारतीय संविधान के विकास की पृष्ठभूमि। हेडिंग दीजिए भारतीय संविधान के विकास की पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान के विकास की पृष्ठभूमि। बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के विकास की पृष्ठभूमि। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान के विकास की पृष्ठभूमि। विशेषकर हम संविधान सभा का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, हमारा जो संविधान है इस संविधान का निर्माण किया गया था एक संविधान सभा के द्वारा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाई अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, इसका जो स्थापना हुआ या इसका निर्माण किया गया वो किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत का जो संविधान बना है, भारत का पहला इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत का जो संविधान है, तो भारत का संविधान किसने बनाया? एक संविधान सभा ने। किसने बनाया? संविधान सभा ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा यह संविधान निर्मित किया गया। तो भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको ये बता दिया था कि पहली बार इसके बारे में विचार दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। फिर गांधी जी ने 1922 में कहा कि भाई भारतीय लोग अपना संविधान खुद बनाएंगे। फिर एम.एन. रॉय जो थे उन्होंने 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन की मांग की। फिर कांग्रेस ने डिमांड की और फिर ब्रिटिशर्स ने काफी जब दबाव आया तो अगस्त प्रपोजल जो था 1940 में, उसमें इसके प्रस्ताव को माना था लेकिन गठन नहीं किया। इसका जो गठन किया गया वो गठन कब हुआ? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था अंडर द कैबिनेट मिशन 1946। तो इसका जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा का गठन किसके माध्यम से हुआ? तो संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा का गठन दोस्तों ये किसके माध्यम से किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। ठीक है, इसका गठन हुआ था। तो इसका गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा इसका गठन किया गया। ठीक है, तो दो चीजें आपके याद में होना चाहिए। पहली चीज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसके द्वारा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका गठन कैसे हुआ? तो
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब जब ये संविधान सभा का गठन हुआ, तो संविधान सभा का जब गठन हुआ तो संविधान सभा के गठन के समय इसके जो सदस्य थे, इसके सदस्यों की संख्या, ठीक है, जब गठन हुआ तब इसके जो सदस्यों की संख्या थी 389 है, 389, यानी 389 इसमें टोटल मेंबर थे। कितने थे? तो इनिशियली जब इसका गठन हुआ तो देयर वर अ टोटल ऑफ 389 मेंबर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनिशियली देयर वर अ टोटल ऑफ 389 मेंबर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी शुरुआत में जब इसका गठन किया गया तो शुरुआत में इसके जो सदस्यों की संख्या थी वो कितने थे? 389 मेंबर्स थे। लेकिन आप जानते हैं बाद में देश का विभाजन हो गया, और देश का जो विभाजन हुआ उसके बाद इसमें 90 सदस्य बाहर हो गए और इसके सदस्यों की संख्या रह गई थी 299, है ना। तो शुरुआत में जो इसके मेंबर्स थे वो कितने थे? संविधान सभा के गठन के समय इसके सदस्यों की संख्या थी 389। इसमें जो मेंबर्स थे वो कैसे कैसे आए थे? तो इसमें दोस्तों जो मेंबर थे, ये 389, इसका अगर बात करें कि ये कहां कहां से थे, तो दो जगह से ये मेंबर लिए गए थे। इसमें 296 मेंबर थे, ये तो थे ब्रिटिश इंडिया से। ठीक है, आप जानते हैं उस समय भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स का एक तरह से अधिकार था, और भारत जाना जाता था उस समय ब्रिटिश भारत के नाम से। किस नाम से? ब्रिटिश भारत के नाम से। और दूसरे जो थे रजवाड़े थे। कौन थे? रजवाड़े थे। प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था, देसी रियासतें। तो इसमें एक तो ब्रिटिश भारत के सदस्य थे और दूसरे इसमें थे देसी रियासतों के, प्रिंसली स्टेट्स के, देसी रियासतें। तो देसी जो रियासतें थी दोस्तों, वहां से इसमें कितने मेंबर थे? 93 मेंबर्स थे। कितने थे? 93 मेंबर्स। और 296 मेंबर्स कहां से थे? ब्रिटिश भारत से थे। ब्रिटिश भारत से थे। अब ब्रिटिश भारत भी दो भागों में हुआ करता था। एक ब्रिटिश भारत वो था जो गवर्नर प्रांत थे। कौन थे? गवर्नर प्रांत। जैसे आप जानते हैं कि आपका मद्रास हो गया, ठीक है, बॉम्बे हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, सिंध वगैरह, इस तरह से ये था ब्रिटिश गवर्नर प्रांत हुआ करता था। और चार थे उच्चायुक्त प्रांत, जैसे दिल्ली था, अजमेर मेरवाड़ा था, बलूचिस्तान था, कुर्ग था। तो इसमें अगर बात करें तो ये जो 296 थे ये भी ब्रिटिश में भी दो जगह से थे। 292 जो मेंबर थे, 292 सदस्य, 292 जो मेंबर्स थे, ये गवर्नर, ये कहां से थे? तो जो गवर्नर प्रांत थे, गवर्नर प्रांत। और चार जो मेंबर थे ये कहां से थे? उच्चायुक्त प्रांत, उच्चायुक्त प्रांत। अभी सारी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। तो इसके अंदर जो ब्रिटिश इंडिया से थे, ब्रिटिश इंडिया से टोटल कितने थे? 296 मेंबर्स थे। 296 मेंबर्स में से दोस्तों जो ये गवर्नर प्रोविंस थे, यहां से कितने थे? 292 थे। और 4 मेंबर्स वर फ्रॉम हाई कमिश्नर प्रोविंस। और हाई कमिश्नर प्रोविंस में चार कौन कौन से हैं? तो एक था दिल्ली, दूसरा था अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा था कुर्ग, चौथा था बलूचिस्तान। ठीक है, जो अभी बलूचिस्तान के नाम से पाकिस्तान का एक पार्ट है। तो इस तरीके से टोटल जो मेंबर थे संविधान सभा के गठन में शुरुआती अवस्था में कितने थे? 389 मेंबर थे। तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
वाज मेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा 1966 में 1946 में हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली established under the cabinet mission plan in 1946. Initially there was a total of 389 members in this constituent assembly. शुरुआत में इस संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। कुल टोटल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे। ये जो 389 मेंबर थे, इनमें 93 मेंबर तो थे देसी रियासतों से। देयर वर 93 मेंबर्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जैसे आमेर हो गया, या ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया, ठीक है, या मान लीजिए जैसे आपका ये मेवाड़ हो गया, या जोधपुर रियासत हो गई। इस तरह से अलग अलग जो रियासतें होती थी, वहां से कितने लोग थे? 93। और इन 93 लोगों को चुन के किन्होंने भेजा था? वहां के जो राजा होते थे उनके प्रतिनिधि थे ये। और 296 मेंबर्स थे, वो ब्रिटिश इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ब्रिटिश इंडिया जैसे जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, या मद्रास प्रेसिडेंसी, सिंध वगैरह, ये जितने भी ब्रिटिश भारत हुआ करता था, जहां पे ब्रिटिशर्स का अधिकार था, वहां से कितने आए थे? टोटल 296 मेंबर थे। तो 296 प्लस 93 इज इक्वल टू 389। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो 389। अब ये जो 389 थे, इनमें ब्रिटिश भारत से जो मेंबर थे, उनमें एक तो कहां से थे? तो गवर्नर प्रांतों से थे, ठीक है। जो ब्रिटिश इंडिया के 292 मेंबर्स थे, 292 मेंबर्स वर फ्रॉम गवर्नर्स प्रोविंस। ये कहां से थे? गवर्नर प्रांतों से थे। और 4 जो थे, 4 वर मेंबर्स फ्रॉम हाई कमिश्नर प्रोविंस। 4 थे उच्चायुक्त प्रांत से। इस तरीके से टोटल इसमें जो मेंबर थे 296 मेंबर ब्रिटिश भारत से थे। क्लियर हुआ? और ये जो 4 प्रोविंस थे, ये प्रोविंस कौन कौन से हैं? तो ये प्रोविंस हो गया, एक तो आपका हो गया दिल्ली, ठीक है, दूसरा हो गया अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा हो गया बलूचिस्तान, चौथा हो गया कुर्ग, ठीक। और जो 93 ये जो लोग थे, ये कहां से आए थे? तो जो नेटिव प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके द्वारा नॉमिनेटेड थे। जो वहां का प्रिंसली स्टेट का राजा था, हेड था, वो इनको मनोनीत करके भेजा था। तो इस तरीके से इन लोगों के द्वारा इस भारत के संविधान का निर्माण करना था। लेकिन आप जानते हैं कि बाद में आगे जाके देश का विभाजन हो गया, और देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से अपने सदस्यों को वापस बुला लिया, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जब हमारे देश का डिवीजन हो गया, पार्टीशन होने की बात आई, तो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, द मुस्लिम लीग विड्रॉ इट्स मेंबर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और मुस्लिम लीग ने जब अपने मेंबर्स को इससे बुला लिया, तो इसके मेंबर्स की संख्या घट के कितनी रह गई? मात्र 299। कितने इसमें बाहर चले गए? 90 लोग इससे विड्रॉल कर लिए, तो अब इसके नंबर रह गया 299। कितने रह गए? 299। जब देश का विभाजन हो जाता है, तो विभाजन के समय 90 जो मेंबर्स हैं वो इससे त्यागपत्र दे देते हैं, अलग हो जाते हैं, मतलब। तो ड्यू टू विच इट्स मेंबरशिप नंबर वाज रिड्यूस्ड टू ओनली 299। तो कितने लोग इससे बाहर हो जाते हैं? 90 लोग इससे बाहर हो जाते हैं। और इसमें 229 लोग हैं, वो तो ब्रिटिश इंडिया से थे, और 70 थे वो इंडियन प्रिंसली स्टेट से थे, जो भारत के अंदर अजवाड़े रह गए। उनमें अब 93 लोगों की बजाय कितने रह गए? मात्र 70 रह गए, ठीक है। तो इतना एक बार आप लोग लिख लीजिए फटाफट, इसके बारे में मैं बोल देता हूं, आप फटाफट लिखिए, ठीक है। आपने लिखा है ऐसे, भारतीय संविधान के विकास की पृष्ठभूमि, और इसमें लिखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया, एक संविधान सभा द्वारा किया गया। which was established under the cabinet mission, which was established under the cabinet mission plan 1946।
जिसकी स्थापना कैबिनेट मिशन योजना, जिसकी स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत की गई थी, जिसकी स्थापना कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत की गई थी। पेरा चेंज करके लिखें, इस संविधान सभा में, इस संविधान सभा में प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे। इस संविधान सभा में प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे। इनिशियली देयर वर अ टोटल ऑफ 389 मेंबर्स। इनिशियली देयर वर अ टोटल ऑफ 389 मेंबर्स in this constituent assembly, in this constituent assembly। इस संविधान सभा में प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे। इनिशियली देयर वर अ टोटल ऑफ 389 मेंबर्स इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर पैरा चेंज करके लिखें, अब इसमें 389 टोटल है, देसी रियासतों से 93, ब्रिटिश इंडिया से 296। तो लिखिए there were 93 members, there were 93 members from the princely states, there were 93 members from the princely states। देसी रियासतों, देसी रियासतों, देसी रियासतों से 93 सदस्य थे। देसी रियासतों से 93 सदस्य थे, जिन्हें 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 देसी रियासत के प्रमुख द्वारा मनोनीत किया गया था, जिन्हें देसी रियासतों के प्रमुख द्वारा मनोनीत किया गया था। They were nominated by the head of the princely states। They were nominated by the head of the princely states। जिन्हें देसी रियासतों के प्रमुख यानी राजा द्वारा मनोनीत किया गया था। फिर पैरा चेंज करके लिखें, 296 मेंबर्स, 296 मेंबर्स, 296 members were from British India। 296 members were from British India। 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे। 296 सदस्य 296 मेंबर्स ब्रिटिश भारत से थे, ब्रिटिश भारत से थे। मेरा चेंज करके या ब्रैकेट में लिख दीजिए इसकी ये जो बातें हैं कि भाई 296 मेंबर तो कहां से थे, गवर्नर प्रांत से, और 4 थे उच्चायुक्त प्रांत से। किसकी बात हो रही है, ये जो ब्रिटिश इंडिया वाले जो 296 मेंबर हैं उनकी बात हो रही है। देखो प्रीलिम्स के अंदर यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ब्रिटिश इंडिया से कितने थे, टोटल 296 थे। इन ब्रैकेट लिखिए, फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया 292 वर फ्रॉम गवर्नर्स, 292 वर फ्रॉम गवर्नर्स प्रोविंस, गवर्नर प्रोविंस। ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत के सदस्यों में, ब्रिटिश भारत के सदस्यों में, ब्रिटिश भारत के सदस्यों में 292 सदस्य, 292 सदस्य, 292 सदस्य गवर्नर के प्रांतों से थे, गवर्नर के प्रांतों से थे, गवर्नर के प्रांतों से थे। जबकि 4 उच्चायुक्त प्रांतों के सदस्य थे। एंड 4 वर मेंबर्स फ्रॉम हाई कमिश्नर, एंड 4 वर मेंबर्स फ्रॉम हाई कमिश्नर प्रोविंसेस, एंड 4 वर मेंबर्स फ्रॉम हाई कमिश्नर प्रोविंसेस, तथा 4 उच्चायुक्त प्रांतों के सदस्य थे। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी उच्चायुक्त प्रांत हैं। तो उच्चायुक्त प्रांत 4 थे। एक तो है दिल्ली, एक तो क्या है दिल्ली, दूसरा राजस्थान का अजमेर मेरवाड़ा,
अजमेर, मेरवाड़ा। तीसरा है बलूचिस्तान। तीसरा क्या है? बलूचिस्तान। तो ये अभी पाकिस्तान के अंदर यद्यपि चला गया है बलूचिस्तान। और पांचवा है, चौथा है कुर्ग। चौथा क्या है? कुर्ग। चौथा क्या है? कुर्ग। तो इनके नाम लिख दीजिए। ठीक है। तो चार क्या है? ये उच्चायुक्त प्रांत हैं। तो चारों उस समय उच्चायुक्त प्रांत के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। तो जो टोटल आपके 292, ये तो कहां से थे? जो गवर्नर के अधीन हुआ करता था, यानी गवर्नर के जो प्रांत थे। और चार कहां से आते थे? उच्चायुक्त प्रांत। तो ब्रिटिश भारत से टोटल कितने लिए गए? 296। ये कहां से आया? ब्रिटिश इंडिया से या ब्रिटिश भारत से। तो इस तरह आपको ये ध्यान होना चाहिए, है ना? ठीक है। तो इनिशियली टोटल मेंबर कितने थे इसमें? 389। इसमें 93 मेंबर्स ये थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, और 296 थे ये थे ब्रिटिश इंडिया से। इस तरीके से इन दोनों का टोटल जो है वो दोस्तों आपका है 389। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई सभी के? अब देसी रियासतों के जो मेंबर थे उनको किसने नियुक्त किया? तो ऑब्वियस सी बात है, वो देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो वहां के जो भी राजा महाराजे होते थे उनके द्वारा नियुक्त किया जाता था। ठीक है। अब क्या हुआ कि देश का विभाजन हो गया। तो देश का विभाजन हो गया तो जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने अपने सदस्यों को वापस बुला लिया, रिकॉल कर लिया। ठीक है। इसके कारण क्या हुआ कि जो संविधान सभा है इसके सदस्यों की संख्या घट के रह गई 299, 299। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 90 लोग इससे बाहर निकल गए। 90 लोग क्या हो गए? बाहर निकल गए। तो देखो ये इस तरह से इसको समझो, टोटल थे 389। हुआ क्या कि जब देश का विभाजन हुआ तो इस विभाजन के परिणाम स्वरूप ये तो थे कुल सदस्य प्रारंभ में, और देश का विभाजन हुआ तो इसमें 90 जो सदस्य थे वो हो गए बाहर। तो अब देश के अंदर कितने बच गए? तो इस विभाजन के परिणाम स्वरूप सदस्यों की संख्या घट के अब कितने बचे? 299। इस 299 में भी फिर क्या होगा कि भाई जो भारत में रही वो देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, जो देसी रियासतें भारत में रह गई वो प्रिंसली स्टेट्स, उनके तो थे 70 लोग। कितने थे? 70 सदस्य। इनके कितने थे? 70 मेंबर्स। और जो ब्रिटिश भारत बचा, ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया जो है इससे कितने मेंबर यहां पे अब बच जाएंगे? तो 229। इससे कितने हैं? 229 मेंबर्स। इस तरीके से इन दोनों का टोटल अगर हम करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 299। तो इन सभी सदस्यों ने फिर आगे संविधान सभा का निर्माण किया था। ठीक है। तो अब इसको नोट कीजिए, पेरा चेंज करके लिखिए। किंतु देश के विभाजन, किंतु देश के विभाजन के बाद, किंतु देश के विभाजन के बाद, किंतु देश के विभाजन के बाद, देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने, देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने, देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने अपने सदस्यों को वापस बुला लिया। मुस्लिम लीग ने अपने सदस्यों को वापस बुला लिया। बट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द
country, but after the partition of the country, the Muslim League withdrew. The Muslim League withdrew its member from the Constituent Assembly. The Muslim League withdrew its member from the Constituent Assembly. किंतु देश के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने अपने सदस्यों को संविधान सभा से वापस बुला लिया। ड्यू टू विच इट्स मेंबर, इसके कारण सदस्यों की संख्या घटकर मात्र 299 रह गई। इसके कारण सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। ठीक है, ये इसका प्रभाव हुआ पार्टीशन का कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब कितने मेंबर रह गए, 299 मेंबर रह गए। तो लिख लीजिए ड्यू टू विच इट्स मेंबर्स नंबर वाज रिड्यूस्ड टू ओनली 299। ठीक है, टोटल 389 थे, उनमें 90 मेंबर बाहर हो गए, तो अब बच गए 299। और 299 जो मेंबर थे इसमें भी दो जगह से थे। एक तो जो भारत में देसी रियासतें रह गई थी वहां से आए 70 मेंबर, और अब जो भारत में ब्रिटिश इंडिया बचा, पाकिस्तान वाला इलाका निकल गया तो वो तो अब अलग देश बन गया। तो जो भारत का भाग बचा अभी ब्रिटिश इंडिया, उससे दोस्तों 229 नंबर भारत में आए। तो इसी में आगे लिखिए 229 मेंबर्स 229 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, 229 ब्रिटिश भारत के, जिसमें 229 ब्रिटिश भारत के थे, जबकि 70 सदस्य देसी रियासतों के थे। while 70 were from Indian princely states, जबकि 70 देसी रियासतों के थे। अब दोस्तों ये जो बाकी लोगों का इसमें चयन हुआ 299 का, तो ये कितने कहां से आए, इसका कैसे निर्धारण होगा? तो इसका एक फॉर्मूला बनाया गया कि भाई 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक सीट मिलेगी, यानी जो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें थी, फॉर्मूला क्या बनाया कि भाई 10 लाख जनसंख्या बराबर एक सीट। इस तरह से फॉर्मूला बनाया गया। क्या किया गया कि ब्रिटिश प्रोविंस एंड जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया में रह गए, इनमें ऐसा कहा गया एक सीट मिलेगी आपको अगर 10 लाख की आबादी है। तो 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में किया एक हमारे मेंबर ने, और इस तरीके से जो ब्रिटिश प्रोविंस थी 292 सीटें उनको मिली। टोटल जो है ब्रिटिश जो था उसको कितना मिला, 292 सीटें मिली। मतलब शुरुआत की ये बात हो रही है, 4 उनको मिली कहां पे, तो 4 सीटें उनको मिली थी दिल्ली, फिर दूसरा आपका अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो ये जो बंटवारा हमने किया था सीटों का शुरुआत के अंदर, उसमें ये था कि भाई 389 सीटें टोटल हैं, तो ये किस बेस के ऊपर मिलेंगे, ये टोटल की बात हो रही है इसमें। तो इसमें ये था कि भाई 10 लाख पे एक सीट दी जाएगी, कितनों पे, तो 10 लाख के ऊपर एक सीट आपको मिल जाएगी। तो इस हिसाब से जो टोटल यहाँ पे निकल के आता है, तो वो कितने आए थे, तो वो आए टोटल 389 सदस्य। हालांकि बाद में चूंकि ये ब्रिटिश इंडिया ने जब पाकिस्तान की आज़ादी की बात मान ली थी ब्रिटिश सरकार ने, तो फिर ये पाकिस्तान के जितने मुस्लिम लीग वाले मेंबर थे वो तो इससे बाहर हो गए। तो अब नोट दे के लिखे, नोट दे के यहाँ पे लिखे ब्रिटिश प्रांत नोट, ब्रिटिश प्रांत एवं
देसी रियासतों, ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट दी गई थी। ठीक है, तो सीटें किस हिसाब से दी गई थी? जनसंख्या के अनुपात में दी गई थी। नोट, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन वन सीट पर 10 लाख पॉपुलेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो ब्रिटिश प्रांत व जो देसी रियासतें थी उनको जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई, और क्या रखा इसमें कि भैया प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सीट मिलेगी। ये इसमें फॉर्मूला फाइनल हुआ। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत जो थे वहां से टोटल कितना मिला? 292 मिला, और 4 मिले जो बाकी दिल्ली अलवर, ये दिल्ली, फिर आपका अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग तथा बलूचिस्तान। तो इस तरह से ब्रिटिश इंडिया को मिला टोटल 296 इनिशियली, हालांकि बाद में 229 रह गया था जब भारत से काफी हिस्सा पाकिस्तान बन गया। फिर ये जो ब्रिटिश इंडिया को 292 सीटें मिली थी शुरुआत में, इसमें दोस्तों 210 तो रखा गया था जनरल के लिए, 78 सीटें रखी गई थी मुस्लिमों के लिए, और 4 सीटें थी सिखों के लिए। ठीक है, तो यहां पे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत की 292 सीटें, इन सीटों का विभाजन कैसे किया गया या बंटवारा कैसे किया गया? तो इसका बंटवारा इस तरीके से किया गया, एक मुस्लिम, दूसरा सिख, और तीसरा सामान्य। सामान्य में अन्य जितने भी लोग हैं वो सब आ गए। ठीक है, तो इसमें मुस्लिम, सिख तथा सामान्य, सामान्य मतलब सिख और मुस्लिम के अलावा। तो जनरल का मतलब यहां पे क्या है? मुस्लिम व सिखों के अलावा, मुस्लिम व सिखों के अलावा। तो ये जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों को संविधान सभा में टोटल सीटें मिली गई 78। कितने मिली? 78 सदस्य। सिख जो थे, सिखों को मिली 4 सीटें, और बाकी 210 है ना, 210 ये यहां सामान्य थे, 210 सदस्य ये थे। तो इस तरह से इसका टोटल अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 292। तो जो ब्रिटिश का गवर्नर प्रांत था, ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर प्रांत था या ब्रिटिश प्रोविंस थी, वहां से 292 सीटों का बंटवारा किया गया, जिसमें 78 मुस्लिम को मिली, सिख को 4 मिली, सामान्य जनरल जो थे उसमें विदाउट मुस्लिम एंड सिख कम्युनिटी को 210 मिले। तो ये आप नोट में इस तरह से लिख लेना कि द 292 सीट्स ऑफ ब्रिटिश प्रोविंस वर डिवाइडेड अमोंग मुस्लिम, सिख एंड जनरल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। मुस्लिम को मिला इसमें टोटल 78, सिखों को मिला 4, और जो जनरल में यानी सिख और मुस्लिम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम सिख एंड मुस्लिम, वो थे 210। तो ये इन शॉर्ट मैंने इस तरह से बना दिया गया है, तो इसको आप इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, कि ब्रिटिश प्रांतों की 292 सीटों का मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजन किया गया। मुस्लिमों को 78 सीटें मिली, सिखों को 4 मिली, और सामान्य जो थे यानी मुस्लिम और सिख के अलावा जो लोग थे उनको 210 सीटें यहां संविधान सभा में
दी गई थी। ठीक है। अब दोस्तों इसकी कुछ और विशेष बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी और जो जिन्ना थे, इन्होंने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था। ठीक है। महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना डिड नॉट कॉन्टेस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन। ना तो महात्मा गांधी जी ने लड़ा था, ना ही मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव लड़ा था। और जो तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में इन्होंने रिजाइन कर लिया। मतलब जीत भी गए थे, उसमें आ गए थे, लेकिन बाद में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है। और जो देसी रियासत थे, उन्होंने टोटल अपने 93 मेंबर्स इसमें उनको मिले थे, लेकिन उन्होंने नियुक्त किए ही नहीं। ठीक। तो यहां आगे नोट देके फिर लिखिए नोट नंबर 2। ये तो हो गया नोट फर्स्ट। उसके बाद लिखिए नोट नंबर 2। नोट नंबर 2। और इसमें लिखिए पहला, महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था। मतलब इन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। ठीक है। तो महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना डिड नॉट कॉन्टेस्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन। तो लिख लो इसको इंग्लिश वाले, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना डिड नॉट कॉन्टेस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन। फिर दूसरा लिखिए तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू तथा जयप्रकाश नारायण ने, जेपी मूवमेंट चला था ना जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, तो ये वही थे जेपी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था। तेज बहादुर सप्रू तथा जेपी नारायण ने संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था। तेज बहादुर सप्रू एंड जयप्रकाश नारायण रिजाइंड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तेज बहादुर सप्रू तथा जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा से त्याग पत्र दे दिया था। फिर लिखिए द प्रिंसली स्टेट्स केप्ट अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द प्रिंसली स्टेट्स केप्ट अवे फ्रॉम द constituent assembly. The princely state kept away from the constituent assembly and did not appoint their 93 members and did not appoint their 93 members. देसी रियासतों ने संविधान सभा से अलग रहते हुए उनके 93 सदस्य नियुक्त नहीं किए थे। देसी रियासतों ने संविधान सभा से अलग रहते हुए अपने 93 सदस्यों की नियुक्ति नहीं की थी। ठीक है। तो देसी रियासतों ने संविधान सभा से अलग रहते हुए उनके 93 सदस्यों को नियुक्त नहीं किया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है।
अब संविधान सभा जो थी, इस संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थी। अब देखो, ये है तो एकदम फैक्ट, लेकिन यहां से कई बार पीटी के अंदर प्रश्न आते हैं, मेंस में यहां से क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर यहां से फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो अभी तक जैसे हमने यहाँ से आज की क्लास में हमने क्या क्या यहाँ पे सीखा, तो मैंने आपको ये सिखाया, देखो कि हमारी जो संविधान सभा है इसका विकास की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट की। तो पहला मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा किया गया। संविधान सभा के गठन के समय इसके सदस्यों की संख्या 389 थी। इस 389 में देशी रियासतों से कितने आने थे? 93 मेंबर, जिनको वहां के महाराजा या राजा के द्वारा नियुक्त किया जाना था। और 296 कहां से आने थे? ब्रिटिश इंडिया से। ब्रिटिश इंडिया में भी जो गवर्नर प्रोविंस थी वहां से आने थे 292, और 4 आने थे जो हाई कमिश्नर प्रोविंस थी। तो इस तरीके से टोटल आने थे 296 मेंबर। अब हुआ क्या, ये 4 जो प्रोविंस है वो हैं जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान और कुर्ग। कई बार पूछ लेता है कि 4 जो प्रोविंस थी वो कौन कौन सी थी जिन्होंने संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया या जिनकी पार्टिसिपेशन के लिए नाम आया। तो ये कौन कौन सी थी? दिल्ली, मेरवाड़ा, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान और कुर्ग। ठीक है, तो 4 उच्चायुक्त प्रांत, 292 गवर्नर के प्रांत। इस तरह से 296 हो गया ब्रिटिश भारत। और 93 जो आने थे वो कहां से आने थे? प्रिंसली स्टेट से। तो टोटल इस तरीके से प्रिंसली स्टेट और ये मिलाकर कितना हो जाएगा? तो 290, ये 389। अब क्या हुआ कि भारत का हो गया बंटवारा, घोषणा क्या हो गई भारत के बंटवारे की। तो टोटल शुरुआत में आने थे इतने, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्होंने अपने ये मतलब वापस बुला लिए मुस्लिम लीग के, भाई हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सदस्यों की संख्या ये 292 रह गई। तो 90 मेंबर्स थे, इनको वापस बुला लिया गया। तो अब कितने बचे? 299। इसमें देशी रियासतों जो प्रिंसली स्टेट्स थे अब उनको वेटेज कितना मिला? 70 मेंबर्स। और ब्रिटिश इंडिया को कितना मिला? 229। ब्रिटिश इंडिया को कितना मिला? 229। तो इस तरह से 299 मेंबर्स के द्वारा संविधान सभा का निर्माण करना था। और ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में इसमें सीटें दी गई थी, प्रत्येक 10 लाख की आबादी के बदले 1 सीट। ब्रिटिश भारत की जो 292 सीटें थी उनका बंटवारा कैसे किया गया था? तो कहा कि भैया देखो, मुस्लिमों को कितना मिलेगा? 78। सिखों को कितना मिलेगा? 4 सीटें। और जनरल मतलब सामान्य मतलब मुस्लिम और सिख के अलावा जो लोग हैं उनको कितनी मिलेंगी? 210 सीटें। इतना यहां तक क्लियर हुआ? यही हमने इस पे बात की है। उसके बाद मैंने आगे आपको समझाया कि इससे कौन कौन जो मुख्य लोग थे वो बाहर रहे। तो महात्मा गांधी जी और जो पाकिस्तान के फाउंडर या पहले वहां के राष्ट्राध्यक्ष जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जिन्होंने पाकिस्तान को भारत से अलग करवाया, उन्होंने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। ठीक है, उन्होंने संविधान सभा का चुनाव ही नहीं लड़ा। और तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण जी ने चुनाव लड़ा, जीते और उसके बाद त्याग पत्र दे दिया। देशी रियासतों को 93 मेंबर्स अलॉट हुए, लेकिन उन्होंने इसकी नियुक्ति नहीं की। ठीक है, इस तरीके से जो संविधान सभा है उसका आपको मैंने बताया कि कितना इसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब इसमें एक आता है कि कौन कौन महिलाएं इसमें पार्टिसिपेंट थी। तो यहाँ पे 15 महिलाओं के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, 15 महिलाओं के आपको नाम याद रखना है। तो संविधान सभा में निर्वाचित हुई ये 15 महिलाओं के नाम लिख दीजिए। संविधान सभा में 15 महिलाओं की नियुक्ति हुई थी। अब इनमें आपको एक एक नाम आपको ध्यान रखना है।
तो पहला नाम तो आप सब जानते हैं, सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। ठीक है, इनको देखो लिस्ट आउट में बता देता हूं आपको, तो थोड़ा समय अपना बचेगा। तो ये जो 15 नाम थे, ये कौन कौन महिलाएं इसमें थी? तो ये इस तरह से 15 वो महिलाएं हैं, जैसे सरोजनी नायडू है, विजय लक्ष्मी पंडित है, सुचेता कृपलानी है, एनी मस्क्रीन है, रेणुका रॉय है, अम्मू स्वामीनाथन है, पूर्णिमा बनर्जी है, मालती चौधरी है, कमला चौधरी है, लीला रॉय है, दक्षिणी वेलायुथन है, बेगम एजाज रसूल है, दुर्गाबाई देशमुख है, हंसा जीवराज मेहता है और राजकुमारी अमृत कौर है। तो ये 15 नाम फटाफट लिख लो आप, कि संविधान सभा में जो 15 महिलाएं चुनी गई थी वो कौन कौन सी हैं? सरोजनी नायडू, ठीक है, फिर विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, फिर उसके बाद में आ, ये एनी मस्क्रीन, रेणुका रॉय, ठीक है, और फिर अम्मू स्वामीनाथन, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, कमला चौधरी, लीला रॉय, फिर दक्षिणी वेलायुथन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता और राजकुमारी अमृत कौर। तो ये 15 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पीटी के अंदर एक प्रश्न यहां से आ सकता है, तो इनको नोट कर लीजिए फटाफट। आशा करता हूं लिख लिया होगा। 30 सेकेंड हो रहे हैं। अब देखो दोस्तों, संविधान सभा 1946 में इसका जो है गठन किया गया, तो इससे लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट उस समय हुए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आगे बढ़िए, संविधान सभा के बारे में फैक्ट। संविधान सभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो पहली जो आपको ध्यान रखना है फैक्ट इसमें, वो क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक, तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो कब? 9 दिसंबर 1946 को। तो पहला फैक्ट लिख दीजिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। द फर्स्ट द फर्स्ट सीटिंग द फर्स्ट सीटिंग या फर्स्ट मीटिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was held on the first meeting of the constituent assembly was held on 9th December 1946, 9th December 1946, in which 211 members were present, in which 211 members were present। इसमें कितने सदस्य उपस्थित थे? तो दोस्तों, इस बैठक के अंदर, इस बैठक या मीटिंग में 211 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, तो
टोटल कितने थे? 389 थे उस समय। चूंकि उस समय देश के विभाजन की बात नहीं हुई थी, बाद में जाकर के फिर ये हो गया कि विभाजन होगा। तो टोटल 389 जो सदस्य थे, उनमें मात्र 211 मेंबर पहली मीटिंग के अंदर उपस्थित हुए। और इसमें आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग भी शामिल नहीं हुई और देसी रियासतें भी इसमें शामिल नहीं हुई। तो दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में होनी चाहिए वो क्या, कि प्रथम बैठक में, प्रथम मीटिंग या बैठक में एक तो मुस्लिम लीग और दूसरा देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स, शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, तो लिखिए इसमें प्रथम बैठक में, इन फर्स्ट मीटिंग द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, इन द फर्स्ट मीटिंग द मुस्लिम लीग एंड the Indian princely states did not participate, did not participate, did not participate। अब इसमें खास क्या हुआ? तो पहली खास बात तो ये हुई कि भाई 9 दिसंबर 1946 को प्रथम मीटिंग हुई जिसमें 211 लोग आए थे। मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन खास बात यह हुई कि इसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष। और कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रथम बैठक थी, प्रथम बैठक में, प्रथम बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया। और कौन बने? तो प्रथम जो इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन बने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो लिख दीजिए इसमें, इन फर्स्ट मीटिंग, इन द फर्स्ट मीटिंग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन द फर्स्ट मीटिंग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज इट्स टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट। इन द फर्स्ट मीटिंग डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was elected as its temporary president। तो इतना याद हुआ आपके? ठीक है, अब 2 दिन बाद में यानी 11 दिसंबर 1996 को बहुत बड़ा इसका डेवलपमेंट हुआ कि पहले जो अध्यक्ष चुने गए स्थायी, ठीक है, परमानेंट जो इसके प्रेसिडेंट चुने गए वो चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी चुने गए। ठीक है, तो फर्स्ट जो परमानेंट प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इसके चेयरमैन या प्रेसिडेंट के तौर पे रहे हैं। तो चौथा पॉइंट इसमें अगला लिखिए, चौथा पॉइंट अगला लिखिए, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
ठीक है। तो 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को, अब देखो कुछ पुस्तकों में ऐसा लिखा रहता है कि इसकी दूसरी बैठक में, ठीक है, जबकि दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें भी काम हुए थे। तो 2 दिन बाद में जब 11 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हुई, तीसरे दिन की बैठक, तो तीसरे दिन की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है। तो आफ्टर 2 डेज या 2 डेज लेटर ऑन 11 दिसंबर 1946, 2 डेज लेटर on 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president of the Constituent Assembly। ठीक है। तो अध्यक्ष किनको चुन लिया गया? सच्चिदानंद सिन्हा जी टेम्परेरी अध्यक्ष थे। उनका काम मुख्यतः ये था कि भाई जैसे अभी प्रोटेम स्पीकर होता है, वो क्या करता है कि राष्ट्रपति उसको चुनते हैं और फिर शपथ दिला देते हैं। ठीक है, सबकी सहमति से प्रोटेम स्पीकर चुन के राष्ट्रपति जी उसको शपथ दिला देते हैं। फिर वो क्या करता है कि सभी जो मेंबर उनको ऑथ दिलाता है सदस्यता की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और उसके बाद में क्या होता है कि वो अध्यक्ष का, स्पीकर का चुनाव कराते हैं लोकसभा। तो ऐसे ही क्या हुआ कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया, और फिर जो परमानेंट जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट है उनका चुनाव हुआ। और किनको बनाया गया सर? तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर इसमें एच.सी. मुखर्जी, पूरा नाम इनका है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी बहुत लर्नेड पर्सनालिटी रहे हैं और ये पश्चिम बंगाल से हैं। इन्होंने एच.सी. मुखर्जी ने जो ऑल इंडिया क्रिश्चियन जो इनका ऑर्गेनाइजेशन था उसके अध्यक्ष भी रहे हैं, और ये क्रिश्चियन जो थे उनकी ओर से प्रतिनिधि थे यहाँ पे। ठीक है। तो ये डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो थे, तो इसमें अगला 5वां पॉइंट लिखिए, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, पूरा नाम क्या है इनका? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। इनको उपसभापति बनाया गया। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी या हरेंद्र कुमार मुखर्जी को, एक कुमार है मतलब COSA करके है, ठीक है, कुमार नहीं था, तो एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा का उपसभापति बनाया गया। उपसभापति बनाया गया। तो प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे ये संविधान सभा के उपसभापति बनाए गए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों BN राव जो थे, ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव साहब, ये IAS ऑफिसर थे। तो बेनेगल नरसिंह राव साहब को कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइजर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सलाहकार, एडवाइजर अपॉइंट किया गया। ठीक है। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण नियुक्ति यहाँ पे हुई वो क्या है? डॉक्टर BN राव, ये भीमराव अंबेडकर जी ने, ये ध्यान रखना। तो डॉक्टर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा का सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, क्या? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो 3 प्रमुख अपॉइंटमेंट 11 दिसंबर 1946 को हुए। इसमें क्या क्या अपॉइंटमेंट हुआ? पहला, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन है वो चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो उप सभापति चुने गए, डेप्यूटी चेयरमैन चुने गए, हरेंद्र कुमार मुखर्जी चुने गए।
और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर बने वो कौन बने, तो श्री बेनेगल नरसिंह राव। कौन बने, बेनेगल नरसिंह राव। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग इस तरह से लिख लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चे लिखिए। आफ्टर 2 days या 2 days लेटर ऑन 11 दिसंबर 1946, ऑन 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज elected as the permanent president of the constituent assembly. Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president of the constituent assembly, and H.C. Mukherjee, Harendra Kumar Mukherjee, as the deputy chairman, and B.N. Rao, Benegal Narsingh Rao, and Benegal Narsingh Rao as the constitutional advisor, of the constituent assembly. Benegal Narsingh Rao appoint as the constitutional advisor of the constituent assembly. तो इस तरह से ये तीन प्रमुख अपॉइंटमेंट जो हुए ये कब हुए, 11 दिसंबर 1946 को। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण दिन आता है, इसकी जो बैठक होती है 13 दिसंबर को, ठीक है। 13 दिसंबर को जब इसकी मीटिंग होती है तो 13 दिसंबर की मीटिंग में जो महत्वपूर्ण बात होती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव। और ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था इसको प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से यूनेनिमसली सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ऑन 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी presented the objective resolution. पंडित जवाहरलाल नेहरू presented the objective resolution, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। The objective resolution was unanimously accepted. The objective resolution was unanimously accepted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. अब इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या था भाई, ऐसा क्यों इतना महत्वपूर्ण था? तो एक्चुअल में जो उद्देश्य प्रस्ताव है
ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, इसमें संवैधानिक ढांचा और हमारा संविधान का दर्शन क्या होगा इसकी झलक मिलती है। ठीक है, इन विच अ ग्लिम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड फिलोसॉफी इज सीन। यानी एक तरह से ये था कि हम किस तरह के संविधान का निर्माण करेंगे। जैसे आज देखो हमारी संविधान की उद्देशिका हम पढ़ते हैं तो हमें पूरे संविधान के बारे में एक झलक मिल जाती है कि भारत का संविधान कैसा है। इसलिए किसी ने इसको संविधान की आत्मा कहा, किसी ने संविधान की कुंजी कहा, किसी ने इसको होरोस्कोप कहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है ये जो है संविधान का जो एक तरह से ढांचा है और उसकी फिलोसॉफी है उसको प्रेजेंट करता है। तो लिख लीजिए इसी में आगे, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। इसमें इसमें मतलब इस उद्देश्य प्रस्ताव में इसमें संविधान का ढांचा तथा दर्शन की झलक मिलती है। इसमें संविधान का ढांचा तथा दर्शन की झलक मिलती है। इन विच अ ग्लिम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड फिलोसॉफी इज सीन। ठीक है, तो इस तरीके से देखो अभी हमने आज की क्लास में चूंकि फैक्चुअल चीजें ज्यादा है, संविधान का जो डेवलपमेंट की बात यहाँ पे हमने की वो यहाँ पे हमने देखा। तो सीधी सी बात है कि मैंने आपको बताया कि संविधान जो है हमारा एक संविधान सभा ने बनाया था, जिसका गठन था वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। शुरुआत में इसमें 389 मेंबर चुने गए थे। ठीक है, 93 मेंबर्स थे वो प्रिंसली स्टेट से आने थे, देसी रियासतों से, और 296 आने थे ब्रिटिश इंडिया से। ब्रिटिश इंडिया में 292 जो आने थे वो तो थे गवर्नर प्रोविंस से, गवर्नर के प्रांतों से, और 4 कहां से आने थे, हाई कमिश्नर के प्रोविंस से, यानी दिल्ली से, अजमेर मेरवाड़ा से, बलूचिस्तान से, कुर्ग से। और जो 93 देसी रियासत वाले थे वो उनके जो राजा महाराजा थे उनकी तरह से मनोनीत किया जाना था। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो देश के विभाजन से जो मुस्लिम लीग है उसने कहा कि भाई हम अपने मेंबर्स को वापस बुला रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप 389 से घटकर के संख्या हो गई अब 299, यानी 90 लोग क्या हो गए, बाहर हो गए। अब ये जो 299 बचे इसमें 229 तो ब्रिटिश इंडिया के थे और 70 इसमें इंडियन प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासतों से थे। ठीक है, जब जो हमारा देश में ये संविधान सभा के लोगों का प्रतिनिधित्व की बात आई तो ये कहा गया कि 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया जाएगा। और जो ब्रिटिश इंडिया को इसमें सीटें मिली थी उसमें 78 तो मुस्लिमों को मिली, 4 सिखों को मिली और 210 इसमें सिख और मुस्लिम के अलावा सामान्य लोगों को मिली। ठीक है, और जो ब्रिटिश जो गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर प्रांत थे, उनके 292 में इस तरह इसका बंटवारा हुआ और 4 जो दिल्ली, मेरवाड़ा, अजमेर और जो कुर्ग बलूचिस्तान थे वहां पे जो वहां का उच्चायुक्त हुआ करता था उसने अपॉइंट किए। फिर इसके बाद में महात्मा गांधी जी और जिन्ना ने इससे चुनाव लड़े नहीं, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण जी ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये भी मैंने आपको बताया कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने अपने 93 जो मेंबर्स थे उसको इसमें भाग लेने से नियुक्त ही नहीं किया, मतलब एक तरह से उनका अपॉइंटमेंट ही नहीं किया गया। 15 इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था जिनके नाम आपने पढ़े, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, फिर एनी मस्क्रीन, रेणुका रॉय, अम्मू स्वामीनाथन, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, कमला चौधरी, लीला रॉय, फिर दक्षयानी वेलायुथन, बेगम एजाज रसूल, फिर दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता और राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, इस तरीके से 15 जो हमारे देश की विदुषी महिलाएं थी उस समय की, उन्होंने भी संविधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया और संविधान निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
अब जो संविधान सभा है, इसकी पहली बैठक दोस्तों कब हुई? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हुई, जिसमें 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था। इसमें क्या हुआ पहली बैठक में? तो पहली बैठक के अंदर जो मुस्लिम लीग और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने बायकॉट किया, यानी वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात निकल के ये आई कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पोररी यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। और H.C. मुखर्जी सर हैं, H.C. मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी सर को डिप्टी चेयरमैन उपसभापति चुना गया। और जो बेनेगल नरसिंह राव सर है, BN राव सर, उनको संवैधानिक सलाहकार, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुना गया संविधान सभा का। ठीक है, फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से यूनेनिमसली एक्सेप्टेंस के साथ स्वीकार किया गया। ये क्या था इसमें? तो इसमें वो चीजें थी जो हम संविधान में चाहते हैं, यानी एक तरह से ये संविधान का संवैधानिक ढांचा और दर्शन के बारे में ये बात बताता है। इस तरीके से दोस्तों ये जो संविधान सभा है, इसका निर्वाचन हुआ था। ठीक है, संविधान सभा जो है, इस संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा की जो ये असेंबली हुई थी, इसी असेंबली के परिणाम स्वरूप फिर भारत में संविधान का निर्माण हुआ। संविधान सभा के अंदर संविधान के निर्माण करने के लिए 22 समितियों का गठन किया गया। कितनी समितियों का गठन किया गया? 22 समितियों का गठन किया गया। तो अब आगे लिखिए, आगे लिखिए नोट, और देश देखे इसमें लिखिए नोट। इस संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए, इस संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया था। 22 समितियों का गठन किया था। 22 समितियों का गठन किया था, मतलब अलग अलग काम के लिए जो विभिन्न विषय थे उनको विभाजित करके विषयवार 22 समितियों का गठन किया। इसमें 12 समिति बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिवाइडेड वेरियस सब्जेक्ट इनटू 22 कमिटीज फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान सभा ने क्या किया, जो संविधान के विभिन्न विषय थे उन विषयों पर चर्चा करने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए 22 विभिन्न समितियों का गठन किया। अब इसमें जो थी 12 समितियां बहुत महत्वपूर्ण थी। टोटल कितनी थी? 22। तो इनको इस तरह से बांट दिया गया, जो 12 समितियां थी, ठीक है, 12 समितियां महत्वपूर्ण थी। ट्वेल्व जो कमिटीज थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये किसके लिए थी? मूल संवैधानिक जो मामले थे उनके लिए। ये किसके लिए थी? मूल संवैधानिक मामलों के लिए, मूल संवैधानिक मामलों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो 12 कमिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टोटल 22 कमिटीज। 12 कमिटीज आर फॉर्म्ड फॉर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। किसके लिए बनाई गई थी? 12 कमिटी फॉर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड अदर 10 जो रिमेनिंग कमिटीज थी, देट वर रिलेटेड टू अदर मैटर्स रिलेटेड टू द प्रोसीजर। यानी ये जो शेष 10 समितियां थी, ये कार्य विधि संबंधी अन्य मामलों के लिए थी। ठीक है, 10 अन्य समितियां कार्य विधि
संबंधित मामलों के लिए थी। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 22 समिति थी। 22 में 12 समिति बहुत महत्वपूर्ण थी, जो कि किसके लिए थी? विच वर फॉर्म्ड फॉर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड द रिमेनिंग 10 कमिटीज वर रिलेटेड टू द अदर मैटर्स रिलेटेड टू द प्रोसीजर। यानी संविधान सभा में जो कामकाज होगा, संविधान निर्माण से संबंधित जो विधि संबंधी मामले थे, कार्य विधि संबंधी मामले थे, उन कार्य विधि संबंधी मामलों के लिए बनाई गई थी। अब दोस्तों, ये जो 12 समितियां हैं, ये समिति कौन सी है और इनके चेयरमैन कौन कौन हुए थे, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार प्रीलिम्स के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है, कई बार तो ये पूछ लेता है कि कौन सी समिति के चेयरमैन कौन थे। ये अक्सर पूछ लेता, मैच द फॉलोइंग करके आपको 4 कमेटी दे देगा और उन चारों कमेटी में फिर वो आपसे नाम पूछेगा कि बताइए, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी थे, इसके चेयरमैन कौन थे, वर्किंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी रिलेटेड कमेटी के चेयरमैन कौन थे, जो ये प्रोविजनल प्रोविंशियल जो कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे, इसके अलावा प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन कौन थे, नेगोशिएशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे, एडहॉक फ्लैग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, या माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे, या हाउस कमेटी जो थी सदन समिति उसके अध्यक्ष कौन थे, और फाइनेंस एंड स्टॉक कमेटी, वित्त और स्टॉक कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो इस तरह ये 12 समितियां थी, तो इनके आपको नाम एकदम ध्यान में होना चाहिए। तो आप इसको इस तरह से नोट कर लीजिए, जो 12 कमेटियां थी, ये 12 जो समितियां थी, ये समितियां इस तरीके से थी, है ना। तो समिति का नाम, जैसे एक समिति है यहाँ पे प्रारूप कमेटी, कौन सी? ड्राफ्ट कमेटी। तो प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि भारतीय संविधान का ड्राफ्ट या प्रारूप B.R. अंबेडकर ने बनाया, और इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो कार्य संचालन समिति थी उसके थे KM मुंशी। ठीक है, वर्किंग कमेटी के KM मुंशी सर। संघ शक्ति समिति जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के चेयरमैन पंडित ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो इस तरह से आपको ये एकदम याद रहना चाहिए कि 12 जो कमेटी है वो कौन सी है और उनके चेयरमैन कौन है। तो ड्राफ्ट कमेटी B.R. अंबेडकर सर, वर्किंग कमेटी KM मुंशी, यूनियन पावर कमेटी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू, फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए आप देखते हैं ना कि जितनी भी जो प्रोविंस है, इनको एकीकरण करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। ठीक है, उसके बाद में जो प्रक्रिया समिति है, प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वार्ता कमेटी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेगोशिएशन कमेटी के, और तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी समिति ने भारत का जो झंडा है, फ्लैग है, ठीक है, जो हमारा तिरंगा है, उसका चयन किया। अल्पसंख्यक उप समिति तो HC मुखर्जी। ये कौन है HC मुखर्जी? हरेंद्र कुमार मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, ये ध्यान रखना है। सदन समिति तो पटाभी सीतारमैया, और वित्त एवं स्टॉक समिति AN सिन्हा। तो ये 12 नाम आपको इस तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये 12 नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप इस तरह से ड्राफ्ट कर लेना। और फिर सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी है वो है आपकी ये प्रारूप समिति। तो इस प्रारूप समिति के बारे में अगर बात करें तो प्रारूप समिति ये जितनी भी 12 आप यहाँ पे 22 जो कमेटी देख रहे हैं, 12 तो ये मैंने बताई, और 10 जो कम महत्वपूर्ण थी, इन सभी समितियों की रिपोर्ट आती थी। ठीक है, जब भाई संविधान सभा है, उसमें बातचीत हो रही है, विभिन्न मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी, बातचीत होने के बाद कुछ ना कुछ वहां पे जो विषय है वो प्रस्तुत किए जाएंगे।
तो इन 22 सभी जो कमेटियां थी, जिसमें 12 महत्वपूर्ण और 10 जो कार्यविधि संबंधित समितियां थी, इनके द्वारा जो भी रिपोर्ट आती थी वो जाती थी डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्ट कमेटी के पास। और ये ड्राफ्ट कमेटी जो थी, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, जिसने संविधान का ड्राफ्ट या प्रारूप तैयार किया है। अब इसके अंदर जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इनके अलावा भी 6 मेंबर और थे। ठीक है, चेयरमैन कौन थे इसके? प्रेसिडेंट, अध्यक्ष तो थे बी आर अंबेडकर, और बी आर अंबेडकर के अलावा इसमें 6 लोग और थे, जैसे के मुंशी थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, इसके अलावा सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसमें थे, फिर एन माधवराव जी इसमें थे, वीटी कृष्ण माचारी ये इसमें थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 22 समितियां थी, इन समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली जो प्रारूप समिति थी, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, इसने संविधान का प्रारूप बनाया था। क्या बनाया था? संविधान का प्रारूप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द अबोव 22 कमिटीज, द ड्राफ्टिंग कमिटी हेडेड बाय द मिस्टर भीमराव अंबेडकर that was formed on 29 August 1947 prepared the draft of the Indian Constitution. Apart from these, there were 6 other members in this committee. Apart from Dr. Bhimrao Ambedkar, there were 6 other members in this committee. K. M. Munshi, Aladi Krishna Swami Iyer, N. Gopal Swami Iyengar, Syed Mohammad Sadullah, एन माधव राव और बीटी कृष्ण माचार्य। ठीक है, तो ये इस तरह से इस समिति में भीमराव अंबेडकर जी के अलावा 6 अन्य सदस्य थे। ये याद रखना है। कई बार आपको पूछ लेता है यहां से कि प्रारूप समिति का मेन काम क्या था। तो प्रारूप समिति का मेन काम क्या था कि जितनी भी संविधान सभा की समितियां थी, उनके द्वारा जो रिपोर्ट आती थी, उस रिपोर्ट के आधार पर संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। इसने काम क्या किया? संविधान का ड्राफ्ट बनाया था। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7 थे, अध्यक्ष सहित। और अध्यक्ष के अलावा कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। कौन कौन है? तो एक है श्री के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव। पहले थे श्री बी एल मित्र, फिर इनका स्वास्थ्य खराब था तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो इस वजह से किनको चुना गया? एन माधव राव को। और डीपी खेतान सर थे, उनकी मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो वीटी कृष्णमाचार्य को इसमें शामिल किया गया। इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी मानी जाती है वो यही ड्राफ्टिंग कमेटी मानी जाती है। इसीलिए फिर हम लोग आज भी कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था। अब ये जो ड्राफ्ट कमेटी है, इसने संविधान बनाने में, संविधान को तैयार करने में, यानी संविधान का प्रारूप तैयार करने में 6 महीने का समय लिया। कितना समय लिया? 6 महीने का। और इस दौरान इसने 141 बैठ के समिति की हुई थी। ठीक है, और ड्राफ्ट कमेटी ने जो ड्राफ्ट बनाया था, यानी इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। और इस समिति ने फिर 21 फरवरी 1948 को ये जो संविधान का ड्राफ्ट था, इसको पब्लिक कर दिया, पब्लिक डोमेन में रखा, सार्वजनिक कर दिया। और लोगों को 8 महीने दिए थे कि भाई कोई भी सजेशन देना है, कोई सुझाव देना है तो आप हमें भेज सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें सुझाव, सजेशन मिले। इनमें से 7635 सुझावों को स्वीकार किया गया और फिर उन्हें निपटाया गया। ठीक है, और फिर 1948 के अक्टूबर में इसका दूसरा ड्राफ्ट पब्लिश किया गया। ठीक है, 8 महीने बाद में इसको पब्लिश किया गया। तो देखो, ये इसके फैक्ट हैं कि प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करने में कितना समय लगाया। तो लगभग इसमें इनको कितना समय लगा? 6 माह का समय लगा। और इस दौरान इस समिति की 141 बैठकें हुई। द ड्राफ्टिंग कमिटी टुक about 6 months to prepare the draft, during which 141 meetings of the committee were held
इस प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को, यानी इसके गठन के 6 महीने बाद, इस प्रारूप को सार्वजनिक कर दिया और जनता को बोला कि भाई अपने अपने विचार और सुझाव है वो दो, तुम्हें 8 माह का समय दिया गया है। इसमें इसको बहुत सुझाव मिले, जिनमें से 7,635 संशोधन सुझाव को स्वीकार किया गया और बाद में उन पे चर्चा करके उनका निपटान किया गया। ठीक है, तो द ड्राफ्टिंग कमिटी मेड दिस ड्राफ्ट पब्लिक ऑन 21 फरवरी 1948 एंड द पब्लिक वाज गिवन 8 months टू कंसीडर it and give suggestions, and out of this total 7,635 amendment suggestions were accepted and disposed of. The second draft was published after 8 months in October 1948. तो ये जो सुझाव आए, इन सुझावों को लिया और फिर 8 महीने इसमें लगे दूसरा ड्राफ्ट बनाने में, और दूसरा जो प्रारूप का ड्राफ्ट है वो अक्टूबर 1948 को, यानी ये आया फरवरी में, फिर इसके लगभग 8 महीने बाद अक्टूबर में दूसरा ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया। तो इस तरीके से संविधान सभा ने दोस्तों इसमें काफी मेहनत करके, और ये जो हमारा संविधान है, इस संविधान को बनाने का जो प्रारूप समिति है, इसने ड्राफ्ट वगैरह तैयार किया था, काफी लंबा इसमें समय लगा। अब कल हम लोग इसमें बात करेंगे कि हमारा जो संविधान बना है, इस संविधान को बनाने में जो प्रारूप वगैरह हुए, संविधान सभा के वाचन वगैरह हुए, वो किस तरीके से हुए, और बाकी जो इससे संबंधित कामकाज है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसका मैं ब्रीफ आपको रिवीजन करवा देता हूं। तो पहली चीज मैंने आज शुरुआत की कि भाई हमारी जो संविधान सभा है, हमारी जो संविधान सभा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के माध्यम से। 389 मेंबर इसमें शुरुआत में टोटल सेलेक्ट किए गए थे, मतलब निर्धारित किए गए, लेकिन बाद में आप जानते हैं ब्रिटिश भारत जब अलग हो गया तो 90 लोग कम हो गए, 299 लोग ही इसमें रहे, और इन 299 लोगों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया। फिर जब इसकी प्रथम बैठक हुई, तो प्रथम बैठक कब हुई इसकी? प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। इसमें केवल 211 लोग ही प्रेजेंट थे, और पहले इसके जो उप अध्यक्ष चुने गए, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, उप नहीं अस्थायी अध्यक्ष, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अध्यक्ष किनको चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति इसमें हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चुना गया, और बेनेगल नरसिंह राव को क्या चुना गया? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। फिर 13 दिसंबर 1946 को क्या रखा गया? नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। उसे स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। उसमें संविधान की मूल भावना देखने को मिल रही थी। तो इस तरीके से हमने आज यहां तक बात की आपसे। कल आगे फिर हम लोग बात करेंगे जो इसका डेवलपमेंट का स्टेज है, कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।